हंस जी बहुत अस्वस्थ चल रहे थे, इस बात का मुझे ज्ञान था। अभी हंस जी के देहावसान से लगभग 2 या 3 दिन पहले आदरणीय मदान साहब का फ़ोन आया कैथल से कि मैं हिसार गया था और हंस जी के यहाँ गया, लेकिन वो पहचान नहीं रहे थे। शशि ने उन्हें बार बार, शशि उनके पुत्र का नाम है, शशि ने बार बार हिला करके ये कहा कि मदान साहब आए हैं, मदान साहब आए हैं, लेकिन वो इस बात का संज्ञान नहीं ले पाए। तो मदान साहब मुझे ये बातें बता रहे थे और मैं उनकी यादों में डूबा हुआ था। 2 दिन बाद मदान साहब की इस उक्ति के 2 दिन पश्चात मेरे पोते ने अखबार पढ़ते हुए, मेरे यहाँ दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला और इंग्लिश का द ट्रिब्यून आते हैं, तो शायद अमर उजाला से देख करके बताया कि दादाजी हंस जी नहीं रहे। तो मुझे एकदम बड़ा महसूस हुआ। मैं चारपाई पर बैठा हुआ था, अपनी जगह से उठा और हिसार की तरफ मुंह करके उन्हें प्रणाम किया। इतना ही मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे वश की और कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि मदान साहब ने यह भी कहा था कि फ़ोन करोगे तो शायद शशि नहीं उठाएगा और सुनने की बात भी नहीं होगी। इससे पहले भी मैं कोशिश कर चुका था, मेरे फ़ोन का किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस अवसर पर, मैं वे बातें याद कर रहा हूँ जो उनसे जुड़ी हुई हैं। बार बार सिन्हा जी जोर दे रहे हैं कि बताइए, आपने भी उनका साथ देखा है और निश्चय देखा है, लेकिन मैं एक सच कहना चाहूँगा कि शुरुआत के दिनों में हंस जी का कविता पाठ सुनकर के भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं आज कह रहा हूँ ये मेरी कमजोरी है। वो कमजोरी ये थी कि मैं मुक्त छंद में लिखता हूँ और वो छंद के कवि थे और हर मंच पर उनका कविता पाठ होता था, हर मंच पर। और हम जो लोग नए नए आए थे, बच्चे से थे, मैं था, सुभाष रस्तोगी था, माधव कौशिक थे, दिनेश जी हैं तो हमारे साथ आयु में मुझसे छोटे हैं। मैं अध्यापक लग गया था, ये पढ़ रहे थे, लेकिन कविता पाठ में और साहित्य में मुझसे कहीं आगे हैं। लेकिन ये उन गोष्ठियों में कम होते थे, हम होते थे। जितनी भी भाषा विभाग या एकेडमी जो गोष्ठियाँ करती थी, उनमें इन सबको मुझे बुलाया जाता था। तो इन्हें मंच पर सुन करके एक भीतर हमारे, क्योंकि मैं उन दिनों धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और जो बड़ी पत्रिकाएं हैं हिंदी की, वो सारी गांव में रहते हुए सारी पत्रिकाएं मेरे घर आती थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और मैं खुद को एक प्रगतिशील कविता का अनुयायी समझने लगा था। मुझे लगता था कि मंचीय लोग हमारे आस्वाद को बिगाड़ रहे हैं। ये मैं आज सच्चाई के साथ आपके सामने कह रहा हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हमारे मित्र भी इसी तरह हम बैठते थे, हालांकि हमने कभी कोई इसके लिए कोई वहाँ विरोध या कुछ नहीं किया, लेकिन हमें अच्छे नहीं लगते थे। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन मंच पर बोलते हुए उन्होंने खुद, हंस जी ने खुद कहा कि मुक्त छंद की कविता कोई कविता नहीं है। मैं भी उसी गोष्ठी में हूँ, क्योंकि ये पंक्तियाँ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दी जाती हैं। उनका बिल्कुल साफ कहना था मन से, और पंक्तियों को, गद्य को तोड़ करके इधर उधर कर देना कोई कविता नहीं, कोई कविता नहीं होता। इस चीज से भी हमारे मन में ज्यादा पैदा हुआ कि हम तो खत्म है, हमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। शुरू में ऐसा लगा। तब अपरिपक्व भी थे हम, अपरिपक्व भी थे। और दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपने आप को प्रगतिशील कविता से जुड़े हुए मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार जो हमने देखा, ये सारी बातें होने के बाद मैं उनसे दूर बैठता। जहाँ भी गोष्ठी में जाता, मैं उनको समझता कि इनका प्रभाव मंडल बड़ा है और मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं आज भी, मेरा वो स्वभाव है कि मैं ऐसे व्यक्तियों से, महान व्यक्ति जो हमें मिलते हैं, मैं दूर ही बैठता हूँ, दूर ही रहता हूँ। एक बार सामने आए नमस्कार कर दिया, नहीं तो दूर खड़ा। आज भी इस उम्र में भी, अब तो उल्टी बात होगी, अब तो कौशल जी इस उम्र में भी बिल्कुल। तो सर ये होता था और हम दूर बैठे रहते थे, करते रहते थे। एक बार बैठे बैठे वो अकेले थे, पता नहीं कैसे घूमते घूमते मेरे पास आए। चंडीगढ़ की बात है शायद।
बोले कि अत्रे क्या लिख रहे हो आजकल? मैं खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। विनम्रता तो वैसे भी स्वभाव है, मैं तो बिल्कुल कभी ऊंचा बोलना आया ही नहीं। तो मैं खड़ा हो गया, सर मैं तो जैसा तैसा लिख रहा हूँ, टूटी फूटी पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, वो गद्दे की आप कहते हैं मंच पर बोलते हुए। तो वो सर आप कविता मानते ही नहीं, वो ऐसी लिखता हूँ मैं। बोला नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। उस दिन उन्होंने मतलब खुले मन से मुझे बताया कि हरियाणा में मुक्त छंद की कविताएं बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन केवल 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर सुभाष रस्तोगी और दूसरा राम कुमार आत्रे, जो आप मेरे सामने खड़े हैं। आपकी कविताओं में वो बात नहीं है जिससे मैं कहता हूँ कि ये कविता नहीं है। ये बात है। इस बात को सुन करके मेरा मन श्रद्धा से भर उठा। हो सकता है कि मेरा अपना लालच था, क्योंकि मुझे स्वीकृति मिल रही थी एक बड़े हस्ताक्षर से, एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो बहुत बड़ा कवि था, उनसे मुझे स्वीकृति मिल रही थी। हो सकता है इसलिए, लेकिन मैं श्रद्धा से झुका, हमेशा झुकता पहले भी था, लेकिन फिर भी मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा आभार। बस फिर उन्होंने क्या, तब तक हंस कविता पुरस्कार शुरू हो चुका था, लेकिन वो छंदबद्ध कविताओं के लिए ही दिया जाता था। तो 2000 संभवतः 3 में डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को पहला छंद मुक्त कविता के लिए 2 पुरस्कार शुरू कर दिए उन्होंने। एक जैसे मान लो डॉक्टर दिनेश ददीची को दे रहे हैं, छंद के कवि हैं, और एक दूसरा मेरे जैसे को। तो पहला पुरस्कार दिया डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को, और उसके अगले वर्ष मेरे पास उनका पत्र आया कि अपना बायोडाटा भेजो तुरंत, और ये पुरस्कार आपको मिल रहा है। तो खैर चुपचाप मैंने, हालांकि मन में मेरे आया, सही कह रहा हूँ आपको, कि मैं कह दूं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इतना बड़ा मैं हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो मैंने चुपचाप बायोडाटा भेजा और मुझे वो पुरस्कार 2004 में मिला। मुक्त छंद के शायद हम 2 ही कवि हैं, हालांकि मदान साहब को भी उन्होंने उसी वर्ष सम्मानित किया, क्योंकि मुक्त छंद में लिखते हैं, लेकिन वो वरिष्ठ कवि के नाते उन्हें दिया था। तो इस प्रकार मुझे भी, मैं अपने हर पुस्तक के पीछे लिखा हुआ है हंस कविता पुरस्कार 2004। तो इस प्रकार उनका मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी ये टूटी फूटी पंक्तियों को भी कविता माना और मुझे स्वीकृति प्रदान की, मुझे पुरस्कृत किया। यहाँ मैं उनकी 2-3 चीज़ों की जो विशेषताओं की ओर ध्यान दिला रहा हूँ आपका। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत बड़े कवि थे, इंसान भी बहुत बड़े थे, पूरा सम्मान देना आता था उन्हें, पूरा सम्मान। हिसार में जब मुझे पुरस्कृत किया गया, शायद रुक्मिणी देवी हाल या जो भी, डॉक्टर साहब आप भी गए थे, मेरे बाद गए थे, लेकिन याद संभवतः है किसी महिला के नाम पर हाल है। वो हाल खचाखच भरा हुआ था, यकीन कीजिए आप। 2, एक मैं मुक्त छंद का कवि और एक नहीं, मदान साहब तो मुक्त छंद के वरिष्ठ के नाते जी, छंद वाले कवि को तो उन्होंने देना नहीं छोड़ा पुरस्कार, क्योंकि छंद में तो उनका प्राण बसते थे उनके। तो इस प्रकार पूरा हाल भरा हुआ था। लेकिन ये आप यकीन कीजिए कि वहाँ इतने लोगों में साहित्यकार हिसार के थे, आसपास के थे, किसी को उन्होंने कविता पाठ या बोलने के लिए अवसर नहीं दिया। उनका ये कहना था कि जिस निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सिर्फ वही बोलेंगे। हालांकि मैं लंबा कविता पाठ कभी नहीं करता, बहुत छोटा बोलता हूँ। हाँ, छोटी छोटी कविताएं कहता हूँ, जो भी कही मैंने कही। और मदान साहब ने, और तीसरे हमारे जो साथी थे शायक, जो भी गज़लें लिखते हैं, पूरा नाम, हाँ जी, विपिन तनेजा शायक, तो वो थे हम। तो इस प्रकार एक ये देखा उनके भीतर कि आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो पूरा सम्मान दें। आप 50 लाइन में खड़े कर देते हैं बोलने के लिए, वो जो व्यक्ति आपने बुलाया उसको तो बोलने का अवसर है ही नहीं। हाँ, खुद भी उन्होंने कोई कविता पाठ नहीं किया उस दिन, कोई भी कविता पाठ नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को बुलाया। हाँ, हमारे सम्मान में छोटे छोटे प्रशस्ति पत्र पड़े गए, वो अलग चीज़ थी। तो ये भी देखा गया। नहीं तो जैसे आज मेरे हाथ में आपने माइक थमा दिया तो मैं माइक छोड़ने को तैयार ही नहीं होता हूँ। आज के ज़माने में ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा उनके भीतर नहीं था, वो सम्मान देते थे, पूरा सम्मान देते थे। दूसरी एक और बात कि मिलने पर जितना वो खुश होते थे, मुझे लगता है कि उनके भीतर की खुशी उनके चेहरे पर होती थी वास्तव में।
कई बार नकली बनावटीपन होता है, ये आइए कि कहाँ से मत्थे मन में करते रहते हैं, कहाँ से आ गया। तो मैं हिसार उनके घर गया, मेरी पुस्तक आई थी उसके बाद अभी कोई कविता संग्रह नहीं आया है, नींद में घरेलू स्त्री, ये मेरी कविता संग्रह है। मुखचंद में ही तो लिखता हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो वो मैं उन्हें भेंट करने के लिए हिसार पहुँच गया। अरुण कुमार जी कथाकार हैं, कुरुक्षेत्र के ही हैं, इंजीनियर हैं, वो मेरे साथ थे। तो हम गए दोनों उनके घर। उस दिन कुदरती वो अकेले ही थे। तो बहुत खुश हुए कि उनके चेहरे से छलक जाता था जैसे भी देख करके कि वे राम कुमार आया है। तो इस तरह से जैसे भाई बरसों के बाद मिले हों। पूरी सारी बातें परिवार की, लेखन संबंधी पूछी और फिर बोला चलो पहले चाय पिलाई, पहले वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं घूमता हूँ। मुझे कम दिखता है? हाँ, बोले मुझे कम दिखता है, तुम्हें भी कम दिखता है, मुझे पता है, मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया था जी। और 2008 की बात है ये। मैं वहाँ गया था भेंट करने किताब, तो बाजू पकड़ करके मुझे ले गए वो। मेरे से ज़्यादा, इसका मतलब उनको मेरे से ज़्यादा दिख रहा था। और वो पार्क सा जो घर के नज़दीक है, उसके भीतर चलते हुए उन्होंने हमें फिर से, मैंने उनसे कहा कि सर आप रुबाइयाँ सुनाइए हमें। या तो हमने कभी रुबाइयाँ पढ़ी थी हिंद पॉकेट बुक्स में, उमर खयाम की रुबाइयाँ। हाँ जी, वो बच्चन का अनुवाद था जी सर। या फिर बच्चन की रुबाइयाँ थी। बच्चन खुद भी रुबाई के बहुत बड़े कवि थे। उनकी रुबाइयाँ, तीसरी रुबाइयाँ इनकी मंचों पर हम सुनते थे। या तो 4 पंक्तियाँ मुक्तक के रूप में प्रस्तुत करते थे या फिर रुबाई के रूप में। तो उस पार्क में घूमते हुए मैंने उनसे कहा, अनुरोध किया कि आप अपनी रुबाइयाँ सुनाइए। तो मैं और वो और अरुण कुमार जी तीनों घूमते रहे और वो रुबाइयाँ सुनाते रहे। और सुबह से शाम तक का उन्होंने अपना कार्यक्रम बताया। ये भी बताया कि कौन कौन सज्जन किस तरह के आते हैं मेरे यहाँ। एक चित्र उन्होंने दिखाया जो किसी उनके अनुयायी ने रक्त से बनाया हुआ है, गोविंद सिंह का चित्र। शायद केशव जी आप गए उनके कम हैं? वो हर साल बनाते हैं उनका चित्र। हाँ, पेंटर पाल हैं। पाल। हाँ, लेकिन वो खून से बनाया हुआ हर साल उनका खून से चित्र बना के उनके जन्मदिन पर भेंट करते हैं। ये एक आपने संभवतः नहीं, ये जैसा मुल्तानी ने बताया केशव जी ने, और मैं खुद वो चित्र मुझे मन से अच्छा नहीं लगा कोई इस तरह। लेकिन इतना जो डेडिकेशन जो किसी का है आप देख सकते हैं जी। हाँ, डेडिकेशन को आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए लोग खून से पत्र लिखते हैं, प्रेमी सज्जन लिखते हैं, पढ़ते भी हैं हम, और कुछ लोगों को पागलपन करते हुए देखा भी है। उनका समर्पण क्यों है, मैं बीच में काट रहा हूँ। हाँ। एक तो हंस जी ने संत सिपाही लिखा है। जो पेंटर पाल हैं वो सिख है। तो उनको लगता है कि हमारे गुरु महाराज जी पर इन्होंने एक इतना बड़ा काव्य लिखा है, तो मैं उनके प्रति क्या कर सकता हूँ। तो उनके दिल में ये मुझे लगता है श्रद्धा जो है ना, वो श्रद्धा। ये मैंने उनसे दोनों से मिलने के बाद समझा। तो वो चित्र उन्होंने हमें उतार करके, वो उससे कहा घर में जो था कि उतार करके इनको दिखाइए। मैंने भी ये कहा कि आप क्यों उतरवा रहे हैं, कि बोला नहीं देखिए। तो खैर चलो, मतलब ये चीज़ें सिद्ध करती हैं कि उनके कितने लोग उनके अनुयायी हैं, कितने लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और मैं भी टीचर था, हालांकि पढ़ाई तो मैंने बाद में अंग्रेजी भी और हिंदी तो पढ़ाता ही था। तो लेकिन 6ठी कक्षा से उनकी कविताएं हमारे कोर्स में लगती थी और 10वीं तक लगी रहती थी। इच्छा तो मेरी थी कि मैं आज इस तरह कुछ बोलने से पहले उनकी कुछ कविताएं आपको सुनाऊं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एकदम सिस्टेमेटिक तरीके से याद नहीं कर पा रहा हूं। 2008 के बाद से मैं पढ़ नहीं पाता हूं। अब तो दूसरों पे अभी मैं अधीन हूं, दूसरों का कृपा पात्र हूं जो मुझे सुना देते हैं। तो इसलिए वो कविताएं तो मैं नहीं सुना पा रहा हूं। जैसा उनका कविता पाठ करने का ढंग था, दिनेश जी ने देखा है, बहुत मधुर ढंग से बहुत शुरुआत करते थे। सस्वर कविता पाठ जिसे आप लोग कहते हैं, वो करते थे और सुनते रहते थे। लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, हम भी सुनते थे। जब तक उन्हें पसंद नहीं करते तब भी सुनते थे और बाद में भी सुना। लेकिन वो एक तरह का, मुझे लगता है कि वो एक तरह के राग के कवि थे। रागात्मकता उनकी, हर जितनी पंक्तियाँ अभी मोहित जी ने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, चाहे वो देश के हालात पर हों, चाहे वो किसी के प्रति समर्पण का भाव हो, या हमारे भीतर मैत्री और भाईचारा पैदा करने की बात हो, इन सब के पीछे क्या है, एक सूत्र है। जो चीज़ उस सूत्र उनको जोड़े हुए है,
और वो है रागात्मकता का सूत्र, सूफियाना अंदाज। ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो रागात्मकता और वो सूफियाना भी उसी का दूसरा रूप है, वो भी एक प्रेम है जिसमें आध्यात्मिकता भी है और फक्करपना भी है। सूफियाना का मतलब आध्यात्मिकता और फक्करपना, ये दोनों चीज़ें उनके गायन में भी थी, उनके प्रस्तुति में भी थी। वो चीज़ हमने उनके निकट देखी। मित्रों, देखा तो बहुत कुछ और उनके बारे में और बहुत कुछ कहना था, लेकिन मुझ जैसे एक तरह के कवि तो मैं आज भी नहीं हूँ, मुझ जैसे आदमी को उन्होंने भी पुरस्कृत किया और मेरा नाम भी उन्होंने कवियों में रखा। और ऐसे समय में आज केशव जी ने हमें आप सबके सामने बोलने का अवसर दिया, तो मैं उन दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा से अवनत हूँ। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद।